सभी को नमस्कार और स्वागत है फिर से इस श्रृंखला में जिसका नाम है निरोग स्ट्रीट का जो प्लेटफॉर्म दिया गया है और चरक की चिकित्सा के साथ स्रोतसों को कैसे एक साथ जोड़ें और प्रैक्टिस में उसे कैसे यूटिलाइज करें। इस श्रृंखला का आज का भाग है जिसमें रक्त व स्रोतस की व्याधियां और उन व्याधियों के साथ चिकित्सा को किस तरीके से लिंक करना है, कैसे ब्रिज करना है, उस श्रृंखला में आज हम देखेंगे रक्त व स्रोतस कैसे देखा जाए। तो सबसे पहले देखें रक्त व स्रोतस की दृष्टि हेतु क्या है, वो किस तरीके से खराब होता है और रक्त व स्रोतस के जो चैनल्स हैं वो कैसे खराब होने शुरू होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है, उन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स का लिंकिंग उनके लक्षणों के साथ कैसे है, कौन से ऐसे लक्षण या सिम्टम लेकर पेशेंट हमारे सामने आता है जिनमें हमें ये एश्योर करना चाहिए कि ये रक्त व स्रोतस के इन हेतुओं के साथ किया गया है और उन्हीं के साथ उसकी चिकित्सा को भी सोचना चाहिए। चिकित्सा आखिर क्या है, ग्रंथों में क्या एग्जैक्ट चिकित्सा दी गई है, हमें कैसे उसे लिंक करना है, किन चैप्टर्स को, किन अध्यायों को चरक चिकित्सा के इसको लिंक कर यूटिलाइज करना है, इन भागों को आज हम देखेंगे। सबसे पहले चरक विमान स्थान अध्याय 5 फिर से पहुंचें, वहां पर देखें कि रक्त व स्रोतस के मूलतः दुष्टि हेतु क्या है इसके कारण। सबसे पहला है विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि उष्णानि द्रवाणी च रक्तवाहनी दूष्यंती भजताम च आतप अनलाहु। इनको अगर अच्छे से देखें और डे टू डे लाइफ में पता करें कि पेशेंट एक्चुअली इनमें से कौन कौन सी चीज़ें लेता है। विदाही अन्नपानानि, हम जब पेशेंट की डाइट हिस्ट्री लेते हैं तो विदाह करने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो वो लेता है, जैसे कि सिरके का सेवन या फिर बहुत स्पाइसेस का सेवन या फिर बहुत तीखी मिर्चियों का सेवन वो डे टू डे लाइफ में करता है। जब हम उससे डाइट की हिस्ट्री पूछते हैं तो वह बोलता है हाँ कि मैं स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ और मुझे इन चीज़ों की रुचि है। साथ ही साथ जब आप देखते हैं कि विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि, स्निग्ध चीज़ों के बारे में रस व स्रोतस में भी हमने देखा था, वहाँ अति स्निग्ध हेतु बनता था। यहाँ पर स्निग्ध उष्णानि द्रवाणी च, बहुत सारी चीज़ें जो डीप फ्राई हैं लेकिन उष्ण हैं और द्रव हैं। द्रव चीज़ों के लिए, लिक्विड चीज़ों के लिए यहाँ पर बार बार कंसिडरेशन में लिया है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी जो कि बहुत गरम हो, बहुत ज़्यादा इनटेक ऑफ कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा सूप का लेना, ये सभी एक कारण बनते हैं रक्त व स्रोतस दुष्टि के। पेशेंट की डाइट हिस्ट्री में हमें इन चीज़ों को स्निग्ध, द्रव और उष्ण, इन चीज़ों को ज़रूर लेना चाहिए। कई बार वो बहुत ज़्यादा गरम दाल का सेवन करता रहता है पीने के लिए, बहुत गरम खाने का सेवन करता है, तो इन चीज़ों को और स्निग्ध चीज़ों के साथ अगर वो बहुत ज़्यादा गरम ले रहा है तो वो भी एक रक्त व स्रोतस दुष्टि का मूल हेतु बनता है। डाइटरी प्लान को अच्छे से समझें, पेशेंट क्या चीज़ें ले रहा है, उनके बेसिस पे रक्त व स्रोतस उसका कैसे खराब हो रहा है, इन चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रक्त व स्रोतस के जब हम लक्षणों को देखेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से प्राप्त होगा कि अगर हमने उसकी डाइट हैबिट चेंज कर दी होती तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगला है रक्तवाणी दूष्यंती भजताम च आतप अनलहु, आतप का सेवन बहुत ज़्यादा करना। अब पेशेंट की डाइट हिस्ट्री के साथ साथ में उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ज़रूर पूछनी चाहिए। उसमें ऑक्यूपेशन में भजताम च आतप मतलब कि उसका धूप में कितना काम है, जो रेडी लगाते हैं या फिर दिन भर बाहर धूप में रहते हैं वो भी एक इसके हेतु बनते हैं। जो लगातार धूप में मेहनत करते हैं या फिर लेबर रहते हैं वो भी एक इसका हेतु बन सकते हैं। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा वर्किंग है, मार्केटिंग वर्किंग है, जो लगातार बाहर धूप में काम करते हैं वो भी इसका एक हेतु है। तो ये भजताम च आतप का बहुत ज़्यादा सेवन करना, लगातार बाहर रहना, ये अगर इस टाइप की उसकी ऑक्यूपेशनल सिचुएशन है तो हमें डेफिनेटली ये समझना चाहिए कि रक्त व स्रोतस उसका इन कारणों से दुष्ट है। जैसे कई फीमेल्स हैं जिनमें रक्त प्रदर की हिस्ट्री होती है और वो डायरेक्टली उससे जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो ऑक्यूपेशनल सिचुएशन में वो बाहर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बाहर घूमते भी रहते हैं या बाहर गर्मी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आतप का बहुत ज़्यादा सेवन उनके इनडायरेक्टली आ जाता है, उनके खाने में बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें रहती हैं। रक्त प्रदर की हिस्ट्री में हमें ज़्यादातर ये मिलता है। साथ ही साथ कुष्ठ है, विसर्प का पेशेंट, एलर्जिक सिचुएशन के साथ पेशेंट आता है, हम हिस्ट्री पूछते हैं तो डाइट में इन सारी चीज़ों को मिलता है और साथ ही साथ उन लक्षणों के साथ जब हम क्लब करते हैं तो ये हेतु मैच कर जाते हैं। अभी हेतुओं कैसे लक्षणों से मैच करना है हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ
भजताम चा आतप के साथ अनलव लिखा है। अनल का मतलब होता है अग्नि। अग्नि का सेवन करने से, अब अग्नि का डायरेक्टली कौन सेवन करता है, इसमें आप देखिए कि जो लोग कुक हैं, लगातार घरों में खाना बनाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होटल्स में शेफ हैं, वो भी आतप के साथ अनल, आतप तो नहीं लेकिन अनल का सेवन बहुत ज़्यादा रहता है, अग्नि के समक्ष होकर काम करते हैं। ग्लास इंडस्ट्रीज के जो वर्कर हैं, लेदर इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं, रबर इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बॉडी जो एक हीट है या अग्नि है उसके समक्ष ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके कारण भी उनकी रक्त श्रुतोदुष्टि के लक्षण उनके सामने दिखते हैं। एक बार कई पेशेंट डायरेक्टली हिस्ट्री बताते, उन्होंने लिखा है ऑक्यूपेशन में हम रेलवेज में काम करते हैं। बाद में पूछा जाता है कि रेलवे में एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इंजन में काम करते हैं। इंजन में जब पता चला कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला जोन है उनके सामने वो काम करते हैं और लगातार हीट रहती है वहाँ पर, तो उनमें जब रक्त व स्रोतस दृष्टि के कुछ लक्षण पाए गए, तब हमें ये पता चला कि भाजतामचा आतप के साथ अनल का कितना ज़्यादा रोल है। तो हीट वाले एरिया में काम करने वाले जो पेशेंट रहते हैं उन्हें भी कंसीडर करना चाहिए कि उनकी रक्त व स्रोतस दृष्टि का मेन जो हेतु है वो ये है। विदाही अन्नपानानि स्निग्ध उष्णानि द्रवाणी च रक्तवाहानि दूष्यंती भजताम च आतप अनलह। इन्हीं लक्षणों, इनको अब लक्षणों के साथ कैसे क्लब करना है, तो लक्षणों को देखने के लिए हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 जाना पड़ेगा, और उस 28 में भी हमें ये देखना है कि श्लोक नंबर 11 में जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे लक्षण प्राप्त होंगे। उन लक्षणों में ज़्यादातर जो लक्षण हैं वो कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, रक्तपित्त, रक्त प्रदर, ऐसे लक्षणों के साथ में मेंशन आया है, जिसमें कि बॉडी में अनेकानेक जगहों पे, जैसे अब कुष्ठ, विसर्प इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम पर चिकित्सा डेडिकेट करी है आचार्य चरक ने, कि कुष्ठ की बहुत बड़ी चिकित्सा है, उसमें महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ, फिर से सब विभाजित होते हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है। उसके बाद उन्होंने विसर्प के बारे में भी ऐसे ही कहा कि उसमें आग्नेय विसर्प है, और डिफरेंट टाइप के विसर्प के बारे में खुद एक चैप्टर डेडिकेटेड है कि विसर्प भी एक रक्त व स्रोतस दृष्टि का है। पीड़िका है, अनेक टाइप के पेप्यूल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं जो रेड हो जाते हैं, छोटे बड़े पिंपल्स भी पीड़िका के अंतर्गत आते हैं, वो सब भी हमें रक्त व स्रोतस में चेक करना चाहिए किन कारणों से हो रहा है। उसके डाइट पैटर्न को चेक करें पेशेंट के, और साथ ही साथ उसके ऑक्यूपेशनल प्रेशर को पेशेंट को चेक करें। इसकी डिटेलिंग कैसे हम समझेंगे, जब हमने ये पूरे लक्षणों को समझा तो हमें ये पिला कि हाँ ये लक्षण जो है वो रक्त व स्रोतस के खराब होने के कारण हो सकते हैं। लेकिन इन डिटेल कब हमें जब क्लिक किया कि कैसे इसे एग्जैक्ट समझना है, तो जब हम उसकी चिकित्सा में गए तो वहाँ चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में ही चिकित्सा में लिखा हुआ था कि विधि शोणित अध्याय में जाइए। फिर से हमने जब तंत्रयुक्ति का प्रयोग किया और हम विधि शोणित अध्याय में पहुंचे, तो विधि शोणित अध्याय में चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 जो है विधि शोणित अध्याय, वहां पर इसका डिटेल वर्जन आया कि रक्त व स्रोतस दृष्टि के हेतुओं को एलेबोरेटेड वे में कैसे समझना चाहिए। तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 श्लोक नंबर 5 से लेके 10 तक इसके हेतु बताए गए, फिर से एलेबोरेट करते हुए, जो हमने विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि उष्णानि द्रवाणी था, और साथ में भजताम आतप अनलव के साथ में कौन से मेंटल फीचर्स हो सकते हैं जो हेतु बनेंगे, कौन से फिजियोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं, कौन से एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं, उन सभी को एलेबोरेट किया है विधि शोणित अध्याय में। वहां आपको समझ में आया कि रक्त व स्रोतस के दृष्टि हेतु एग्जैक्टली कैसे समझते हैं। तो वहां लिखा है प्रदुष्ट बहुत तीक्ष्ण उष्ण मध्य, तो वहां लिखा है कि विकृत मध्य, यानी कि मध्य अगर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक पेशेंट है और एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेता है तो वो भी एक हेतु बन सकता है। उष्ण मद्य का सेवन करना, एक्सेसिव विस्की या फिर रम के पेशेंट जो है उनकी डाइट हिस्ट्री में अगर आपको बहुत ज़्यादा विस्की और रम की इनटेक आती है तो भी वो रक्त व स्रोतस दृष्टि का मूल हेतु बन सकता है। इनके साथ साथ में मादक पदार्थों का और भी सेवन, जैसे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है पेशेंट, या फिर हुक्का का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है, या फिर टबैको का इंटेक बहुत ज़्यादा करता है जो कि तीक्ष्ण हो और विकृत मद्य हो। विकृत रूप से ये तीक्ष्ण द्रव्यों का जो सेवन है वो हमारे रक्त व स्रोतस दृष्टि का हेतु बनता है। ये डायरेक्टली वैलिडेट हेतुओं में लिस्टिंग आई है चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 श्लोक नंबर 5। उसके बाद बताया है बहुत ज़्यादा नमकीन का सेवन करना। लोगों की डाइट में अगर आप सॉल्ट का इंटेक देखें, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो भी एक तरीके से वो रक्त व स्रोतस दृष्टि का हेतु बनेगा। उसके बाद लिखा है क्षार का सेवन बहुत ज़्यादा करना। क्षारीय चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करना
आजकल बोला अल्कलाइन डाइट होनी चाहिए, लेकिन क्षार का एक्सेसिव इंटेक भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कई बार चाइनीज फूड में एक्सेसिव क्षार डाला रहता है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। ऐसी चीज़ों का इंटेक करने से आपकी रक्त व स्रोतस दृष्टि डेफिनेटली क्रिएट होगी। उसके बाद लिखा है हरितानाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो चीज़ें आप बोलते हैं लवण क्षार कटु भी, कटु हरित, इन चीज़ों का सेवन। अब इनको लेना कैसे है? कटु का मतलब होता है, आप सामान्य भाषा में देखें तो तिक्त मतलब कड़वा और कटु मतलब तीखा। तीखे का इंटेक अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसकी डाइट में तीखे का इंटेक एक्सेसिव है, तो रक्त व स्रोतस डेफिनेटली खराब होगा और आपको ऐसे लक्षण समुच्चय प्राप्त होंगे। साथ ही साथ हरिताराम, वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, अगर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीजन, अगर आप हरी सब्जियों का इंटेक लगातार करते हैं, जो कि आचार्य चरक ने मना किया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियों का सेवन नहीं करें, जो कि आज की डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि हरी सब्जियों का सेवन बहुत करना चाहिए, ये आयरन रिच होती हैं, इसकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन आपको किन सीज़न में उसे बिल्कुल नहीं करना है, वो भी अगर आप आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको बरसात के सीज़न में ज़्यादा हरी सब्जियों का इंटेक नहीं करना है। उसी तरीके से अम्ल कॉम्बिनेशन में पलांडू के साथ बहुत ज़्यादा प्याज का इंटेक करना, पिंडालुओं को चीज़ों को लेना, कुलत्थ, माश, निष्पाव, ऐसी चीज़ों का ज़्यादातर आजकल बोला गया कि हेल्दी सेगमेंट है। लेकिन हेल्दी सेगमेंट से ज़्यादा ये अच्छे से ध्यान रखें कि अगर उसकी डाइटरी हिस्ट्री तीखे के साथ में कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कुल्थी का सेवन करना, उड़द की दाल के प्रोडक्ट, साउथ इंडियन प्रोडक्ट जो आजकल देखते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मेदू वड़ा और उड़द की चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं लोग। ये हमें अवॉइड करनी है अगर रक्त व स्रोतस के लक्षण आपको मिल रहे हैं तब भी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रक्त व स्रोतस किस कारणों से खराब होता है, तब भी आपको ये समझना चाहिए उड़द का इंटेक कम से कम मात्रा में लें। मूली का इंटेक, शाक का इंटेक, शाक मैंने आपको बताया जैसे बहुत ज़्यादा हरी सब्जियों का इंटेक थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके बाद बोला है कि आपको ऐसे जीव जंतुओं जो कि बिल में रहते हैं उनका इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप चाइना की मेथोडोलॉजी लेंगे फूड की, तो वहाँ बिल में रहने वाले, मतलब कि सांप का इंटेक वगैरह बहुत ज़्यादा फूड हिस्ट्री में होता है। और ऐसी चीज़ों का हम प्रसह के प्रकार के, बिलाशय प्रकार के, प्रसह मतलब जो दूसरों से छीन कर खाते हैं, ऐसे चीज़ों, ऐसे जो कैटेगरी के भी एनिमल्स हैं, उनका इंटेक भी कई लोग करते हैं और वो इंटेक के कारण उनकी इंटरनल रक्त दुष्टि होती है और उनको ये सारे लक्षण मिलते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ऐसे लक्षणों के साथ जब पेशेंट आता है तो उसकी डिटेल डाइटरी हिस्ट्री लीजिए, क्योंकि डाइट के कारण मैक्सिमम लेवल पे आपको रक्त व स्रोतस दुष्टि के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ दही का बहुत ज़्यादा इंटेक करने वाले, कांजी को बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं। दही के पानी को लोग यूज़ करते हैं। कई बार अगर आप देखें तो सिरके का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे विनेगर कहते हैं कई चीज़ों में। उसी तरीके से वाइन का इंटेक बहुत ज़्यादा है कई पेशेंट में। मैंने कहा वाइन, विस्की अगर ये और रम अगर इसका इंटेक पेशेंट का है तो उसको वी शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर ये लक्षणों के साथ पेशेंट आता है तो वहीं पर उसे इन चीज़ों की डाइट रिस्ट्रिक्शन देनी चाहिए और उन्हें लगातार मना करना चाहिए। साथ ही साथ ये संयोग विरुद्ध चीज़ों का सेवन, संस्कार विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध चीज़ों को बहुत ज़्यादा बताया। लेकिन इसको अच्छे समझे कि आज की डे टू डे लाइफ में विरुद्ध चीज़ों में बहुत आसानी से हम लोग क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ले रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैक्ड फूड मटेरियल, एक्सेसिव मसालों का इंटेक और पैक्ड फूड मटेरियल। जंक फूड मटेरियल तो साइडलाइन है, लेकिन पैक्ड फूड मटेरियल जो चीज़ें बहुत दिनों से रखी हैं, ग्राम्य रूप से हैं, वो डेफिनेटली विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ पनीर में एक्सेसिव स्पाइस डालना और नमक को डालना भी विरुद्ध आहारों में आता है। इसके साथ आगे इसी श्लोक में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सड़े गले चीज़ों का यूज़ करना, मतलब कि कई बार चीज़ों को हम गलाकर यूज़ करते हैं, उसको रखते हैं। दुर्गंधित पदार्थों को खाने से या फिर द्रव पदार्थों को खाने से, ये जब बार बार जो आपको आता है कि द्रव पदार्थ को खाने से मतलब कि एक्सेसिव क्वांटिटी में एवरी डे अगर आप सूप एंड ग्रीन टी ले रहे हैं तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करिए। लोग बोलते हैं सूप और ग्रीन टी लेने से हमें लाइट फील होता है, लेकिन अगर उसके साथ में आपको रक्त व स्रोतस के कोई लक्षण आपको मिलते हैं तो इमीडिएटली स्टॉप दीज थिंग्स। हेल्दी और आपके लिए हेल्दी, ये दोनों में फ़र्क है।
आपकी लाइफ, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपको उसके कारण क्या लक्षण क्रिएट हो रहे हैं, ये ज़रूर पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि सूप मतलब कॉमनली सबके लिए अच्छा है, लेकिन कौन सा सूप किस पेशेंट को कौन सी बॉडी टाइप में सूट होना है ये अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि स्निग्ध चीज़ों लेने में खराबी भी नहीं है, लेकिन स्निग्ध कितनी मात्रा में हो, उसके साथ में विदाही चीज़ों का वो क्या आप इनपुट कर रहे हैं, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यही एक तरीके से हेतु बनते हैं। हम हेतु अवॉइड करते हैं तभी उन लक्षण को एक गंभीर व्याधि में वो कन्वर्ट होते हैं। हेतुओं का लगातार सेवन करना भी एक तरीके से चिकित्सा में अवरोध है। अगर आप हेतुओं का सेवन करते हुए चिकित्सा लेना चाहते हैं तो आपको 50% ही आराम मिलेगा, ये तो श्योर है। अब एक चीज और इसमें बोली है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो शरद काल में अगर आप रक्तमोक्षण नहीं करवाते, मतलब जब पित्त आपका स्वभाव से बढ़ा हुआ रहता है और उस टाइम पे आप रक्तमोक्षण नहीं कराते, तब भी आपका रक्तवा स्रोतस दुष्ट हो सकता है। अगर पित्त प्रकृति है और रक्त दुष्टि के अन्य हेतुओं को लगातार आप सेवन करते हैं और शरद काल आता है और रक्तमोक्षण आप नहीं करवाते, तो भी एक तरीके से वो हेतु बन सकता है। इट इज क्लियरली मेंशन इन चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 विधि शोणित अध्याय दैट बाई डूइंग ऑल दिस आप अपने रक्तवा स्रोतस को दुष्ट करते हैं। एक बड़े अत्यधिक काम करने से और उसमें चोट लग जाए, अगर बहुत ज़्यादा आप लेबर वर्क कर रहे हैं और आपको अगर ट्रॉमा हो गया है, एक वुंड क्रिएट हुआ है, तो भी वे रक्तवा स्रोतस का एक दुष्टि हेतु हो सकता है। इसी का एग्जाम्पल आपको वातरक्त में मिलेगा, जहां पर उन्होंने बोला है अभिघात आदि अशुद्धियाचा प्रदुष्टे शोणिते नृणाम, मतलब कि अभिघात यानी कि चोट लगने से आपको रक्त की दुष्टि होती है, और वही जब रक्त वात के साथ मिल जाता है तो वात रक्त की सिचुएशन क्रिएट करता है। जब वही पित्त की चीज़ें रक्त के साथ मिल जाती हैं तो रक्त पित्त बन जाती हैं। लेकिन हेतु जो है पित्त को दुष्ट करने वाले और रक्त को दुष्ट करने वाले एक ही होते हैं। तो उसमें जब आप देखेंगे तो आपको लगातार ये मिलेगा विधि शोणित अध्याय में कि इन चीज़ों से आपको हो सकता है। संताप बढ़ने से, अगर लंबे समय से वो अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे संतापित अवस्था है या ज्वर की लक्षण है, तो भी उसके कारण रक्त अन्य रूप से भी दुष्ट हो सकता है। इसीलिए ज्वर के बाद रक्त पित्त की अवस्थाएं को बताया गया है। अजीर्ण होने से, लंबे समय से अगर वो उसे अजीर्ण है, अनशन अगर वो करता है या फिर अध्यशन करता है, अगर पहले पचा हुआ खाने से पहले फिर से वो खाना ले लेता है, तो भी कई बार पित्त प्रकोप हो जाता है और उन पित्त प्रकोप से आपको रक्त प्रकोप के लक्षण मिलते हैं। जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 शोणित विविध शोणित अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा कि रक्तवा स्रोतस के एलेबोरेटेड वे, जो विदाही अन्नपानानी हमने लिया था उसका एलेबोरेटेड वर्जन चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 में है। अब हम लक्षणों को भी वैसे ही देखते हैं। आप जाइए लक्षणों को देखने के लिए दो जगहों पे, चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 रक्तवा स्रोतस दुष्टि के लक्षण, और साथ ही साथ विधि शोणित अध्याय जहाँ पर एलेबोरेटेड वर्जन है कि रक्तवा स्रोतस दुष्टि जब होती है तो लक्षण कैसे मिलते हैं। तो कैसे मिलेंगे लक्षण, जिसमें लगातार बताया गया है तत् शोणितजा रोगे प्रजायन्ते प्रधिग विधा मुखपाको, बहुत ज़्यादा कॉमनली बताया कि मुखपाक के लक्षण मिलने लगते हैं। उसे लगातार छाले होने लगते हैं मुख में, मुखपाक हो जाता है। तो मुखपाक अजीर्ण के कारण भी क्रिएट होता है, अध्यशन के कारण, अनशन के कारण भी क्रिएट होता है। अध्यशन के कारण तो लगातार होता है। हम ये आपकी खुद की डे टू डे लाइफ में देखिए, अगर एक खाना नहीं पचा, आपने दूसरी चीज़ ली तो मुखपाक होने लग गया। तो इन चीज़ों के कारण आपको पेशेंट में बहुत अच्छे से ये समझाना है कि आपकी डाइट में इतना इतना गैप रखिए। साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन सिचुएशन है या फिर अजीर्ण के कोई लक्षण है तो पहले आप अजीर्ण को दूर करिए। रक्तवा स्रोतस दुष्टि के लक्षणों में मुखपाक भी एक लक्षण है। अक्षिपाक, अक्षिपाक मतलब कि आंखों में लालपन आ जाना और अक्षि में पका हुआ सी फीलिंग आना, ये भी कई बार सीवियर कंजंक्टिवाइटिस की सिचुएशन में आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और उनमें कीचड़ के साथ साथ में बहुत ज़्यादा रक्त की सिचुएशन, रक्त वर्णता हो जाती है, रेड पड़ने लगती हैं। अक्षि रागश्य, राग मतलब कि वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, राग मतलब कि गुस्सा, और उस तरीके के लक्षण क्रिएट होना। पूती ग्रहण अस्य स्निग्धता, अस्य गंधता, वहाँ पता है कि पूती ग्रहण की सिचुएशन क्रिएट होगी, आस्य गंध की सिचुएशन क्रिएट होगी। ये जो है हम लगातार इसको मिस करते रहते हैं कि कभी भी मुख से दुर्गंध आना, हेलिटोसिस की जो सिचुएशन है, हम रक्तवा स्रोतस के हिसाब से कभी उसे ट्रीट नहीं करते, ना सोचते हैं।
चरक ने डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप इसको समझें। रक्तज गुल्म की अवस्था जो है, उपकुश की जो अवस्था है, विसर्प की जो अवस्था है, रक्त पित्त की जो अवस्था है, प्रमीलक की जो अवस्था है, प्रमीलक की जो अवस्था है उसमें पेशेंट हमेशा कुछ ना कुछ और सोचता रहता है, ध्यान मग्न रहता है। उन अवस्थाओं को हम अवॉइड करते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि ये रक्तवस्रोतस दृष्टि के कारण क्रिएट हुई होंगी। हम उसमें कुछ और ट्रीटमेंट मॉड्यूल सोचने लग जाते हैं, मनोवस्रोतस को सोचने लगते हैं। मज्जा जो है, मज्जा और रक्त का डायरेक्टली घनिष्ठ संबंध है, और जब भी आप मज्जा की चिकित्सा कर रहे होंगे आपको डेफिनेटली रक्त की चिकित्सा करना है। और रक्त की चिकित्सा करते टाइम आपको विशुद्ध रक्त और दुष्ट रक्त दोनों को सोचना है, और दुष्ट रक्त के हेतुओं को हमेशा कंसिडरेशन में लेना है, चाहे वो डाइटरी हेतु हो, चाहे वो एक्सटर्नल हेतु हो, चाहे वो वैद्यजन्य हेतु हो, जैसे कि वमन और विरेचन को गलत तरीके से कराना भी एक हेतु बन सकता है, चोट लग जाना भी एक हेतु है, आपके भोजन में किस तरीके का अंतराल रखना है वो भी एक हेतु है, कौन से टाइप के किन गुणों की चीज़ें आपको लेना है वो भी एक हेतु है। तो इन लक्षणों को लगातार आप कंबाइन करिए, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। संताप हो जाना, लगातार पेशेंट बोलता है मुझे हीट रहती है, तो भी हम उसे अवॉइड करते हैं। विद्रदी, बहुत सारे जो हमारे पास एप्सिस के पेशेंट आते हैं, जो एप्सिस लेकर आते हैं, हम उनमें कभी भी डायरेक्टली रक्तवस्रोतस तो सोचते ही हैं, लेकिन उसकी डाइटरी शेड्यूल कभी नहीं चेक करते, उसमें एक्सटर्नल फीचर्स कभी नहीं चेक करते। इनको ज़रूर आप चेक करें, क्लब करते हुए ही ट्रीट करें। विद्रदी की जब चिकित्सा आप कर रहे हो, चाहे वो एक्सटर्नल विद्रदी हो चाहे वो इंटरनल विद्रदी हो, आपको उसकी डाइटरी रेजिम को डेफिनेटली चेक करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। रक्त में है मेह प्रदरो वात शोणितम, मैंने अभी आपको बताया था कि वात रक्त की जो संप्राप्ति है, रक्त प्रदर की जो संप्राप्ति है, रक्त में जो है, रक्त में की अवस्था मतलब कि हेमेक्चूरिया अगर पेशेंट को लगातार हो रहा है, तो उन कंडीशंस में भी रक्तवस्रोतस के कैसे दृष्टि हो रही है, हमें उसमें से उसकी डाइट सेगमेंट में, उसके एक्सटर्नल सेगमेंट्स में, इन सबको रूल आउट करते हुए ट्रीटमेंट मॉड्यूल को डिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसके निदान को नहीं रोका तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। विवर्णता आ जाना, हमारी पूरी बॉडी में अगर एक्सटर्नल लेवल पे आरक्त विवर्णता रहती है, कई लोगों को आपने देखा होगा जैसे एसएलई के पेशेंट जो हैं उनमें भी एक बटरफ्लाई कंडीशन क्रिएट होती है। जो आरक्त वर्णता आई है उसमें डेफिनेटली ये डाइट प्लान आप चेक करें, आपको एसएलई के पेशेंट में भी वहाँ पर ये लक्षण हेतुओं के साथ मैच करते हुए डेफिनेटली मिलेंगे। अग्निसादश्च, अग्निसाद आपको रसवस्रोतस में भी दृष्टि में आया था, अजीर्ण में भी आया था, उसी तरीके से यहाँ पर अग्नि जो है वो उसका साध हो जाता है, अग्नि मंद होती है। अग्नि मंद को डेफिनेटली साइडलाइन ना करते हुए इसकी चिकित्सा में ज़रूर ध्यान रखें कि अग्निसाद जो है वो रक्तवस्रोतस दृष्टि के भी लक्षणों में है। बहुत ज़्यादा पिपासा लगना, हमने तृष्णा की चिकित्सा उदकवस्रोतस में देखा। पिपासा होना भी रक्त दृष्टि के कारण भी क्रिएट हो सकती है, जिसमें अजीर्ण एक हेतु बनता है। तो पहले अजीर्ण जो है उसके कारण जो पिपासा क्रिएट हो रही है, वहाँ पर जैसा हमने देखा था, वहाँ पर गुड़म्बू और धान्यम्बू का इस्तेमाल करें, वो इसमें भी लाभकारी होगा। गुरुगात्रता, हम कभी भी गुरुगात्रता जब पेशेंट लेके आता है, हमारी बॉडी में हैवीनेस हो रही है, तो हम कभी भी रक्तवस्रोतस से उसको लिंक नहीं करते, जबकि गुरुगात्रता भी उसका एक लक्षण है। अति दौर्बल्यस्य, अरुचि, शिरोरुक, कई बार सिर दर्द का जो पेशेंट है वो रक्तवस्रोतस दृष्टि के हेतुओं का सेवन करता रहता है और उसे सिर दर्द होता है, लेकिन हम उसे कभी भी सिर दर्द के अलावा कभी नहीं सोचते, जबकि वो रक्तवस्रोतस दृष्टि का एक लक्षण लेके हमारे सामने आया है। हमें उसी अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिए। कई बार सिंपल लंघन देने से भी शिरोरोजा समाप्त हो जाती है। लंघन एक तरीके से न सिर्फ रसवस्रोतस की, रक्तवस्रोतस की भी चिकित्सा है। हेतुओं से मैच करें, कौन से हेतु उसको मैच कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली लंघन अगर देना है तो भी दे सकते हैं। विरेचन अगर प्लेस करना है तब भी दे सकते हैं। विरेचन देने से भी शिरशूल में काफ़ी लाभ होते हैं। और अगर इन दोनों अवस्थाओं में भी मैच नहीं कर रहा तो कई बार रक्त विस्रावण करके, लोकल रक्त विस्रावण करके भी शिरोरुक की जो अवस्था जो कि रक्तवस्रोतस दृष्टि के कारण क्रिएट हुई है, उसमें भी आप चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। विदाह अन्नपानस्य, कई बार खाना, जैसे ही वो खाना खाता है उसे विदाह क्रिएट होने लगता है, पानी पीता है तब उसे लगता है। उन सारी सिचुएशन में भी अगर ऐसे इन लक्षणों के साथ भी पेशेंट आता है तो वी शुड नेवर अवॉइड कि रक्तवस्रोतस दृष्टि के कुछ हेतुओं को सेवन तो नहीं कर रहा वो। हम बार बार इन हेतुओं को अवॉइड करते हैं
तभी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। वी शुड ऑलवेज क्लब हेतु एंड लक्षण, देन ओनली वी कैन गेट वेरी इजी रिजल्ट। क्योंकि ट्रीटमेंट आप जब देखेंगे तो ट्रीटमेंट हमेशा बड़े बेसिक और आसान होते हैं, लेकिन हम मिस करते हैं हेतुओं और लक्षण का समुच्चय, एक दूसरे की क्लबिंग हम जो है वो नहीं ला पाते। इसी कारण हमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट में देर लगती है और हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचते कि किस कारण से सिर दर्द हुआ, किस कारण से उसे गले में जलन हो रही है। तिक्तो अम्ल उद्गार, अब तिक्तो अम्ल उद्गार का नाम अम्ल पित्त के रूप में ले दिया है लोगों ने, उसे एसिडिटी बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। वो लक्षण भी जो हैं वो अन्नवा स्रोतस के से पहले रक्तवा स्रोतस में भी चेक करना चाहिए कि इन डाइट चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं उसे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। हम क्या सोचते हैं कि रक्तवा स्रोतस और अन्नवा स्रोतस अलग अलग हैं और अलग अलग सिचुएशन में होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली अलग हैं। हेतु लेकिन अगर कॉमन है तो चिकित्सा में ऐसे कौन से कॉमन फीचर्स हैं जिससे हम ट्रीटमेंट मॉड्यूल में लाएं, तो आपको देखने मिलेगा कि रसवा स्रोतस, रक्तवा स्रोतस, इवन अन्नवा स्रोतस, तीनों में लंघन चिकित्सा बड़ी आसानी से बताई है। लंघन में भी शमन लंघन का उपयोग वहां पर बड़ी आसानी से तीनों में बताया है। आसानी से दीपनी द्रव्यों को देकर पाचन करके आप उसमें ट्रीटमेंट मॉड्यूल में लाभ ले सकते हैं और इन सारे लक्षणों से में आपको विजय प्राप्त होगी। क्रोध उपचारिता, कई बार पेशेंट को पहले गुस्सा कम आता रहता है, उसे बाद में बहुत गुस्सा आने लग जाता है, क्रोध की अधिकता होने लगती है। तब भी आप देखें कि उसकी डाइटरी हिस्ट्री क्या है, कहीं वो विदाही अन्नपान का सेवन तो नहीं करता, ऐसी कुछ चीज़ों को जो उष्ण और द्रव हो उनका सेवन बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ में कहीं अचानक से उसके वर्किंग पैटर्न आतप से रिलेटेड तो नहीं हो गए हैं, अनल से रिलेटेड तो नहीं हो गए हैं। इन चीज़ों को अच्छे से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको चिकित्सा में काफ़ी लाभ होगा। कई बार पेशेंट सिर्फ इसी कारण आता है कि उसे अचानक से गुस्सा आने लग गया, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रही है, वो लगातार प्रमीलक की अवस्था में, वो अपने लाइफ में रहने लग गया है। बुद्धि सम्मोह लवण आस्यता, कई बार पेशेंट बोलता है कि सर मुझे ऐसी कंडीशन लगती है कि सॉल्टी सॉल्टी है, मेरा जो टंग है उसमें सॉल्टी टेस्ट, लवण आस्यता ज़्यादा आ रही है। हम बोलते हैं नहीं ये इस कारण हो गया है, उस कारण हो गया, मॉडर्न से क्लब करने लगते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि बहुत आसानी से लवणास्यता जो है वो रक्तवा स्रोत दृष्टि के कारण क्रिएट हो रही है, हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए, उसकी डाइट में से उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, यही हमारा ट्रीटमेंट होगा। कंडु उरु पीठ कोठ पीड़का कुष्ठ चर्म दलस्य विकारा सर्व एवत्य विज्ञेया शोणित आश्रय, शोणित के आश्रय होने से ये सारी चीज़ें होती हैं। हम कई बार सिर्फ कंडू को ये सोचते हैं कि वो कफ जनित होती है, डेफिनेटली कंडू जो है वो नानात्मक कफ व्याधियों में भी बताया गया है, लेकिन कई बार रक्तवा स्रोत दृष्टि के कारण भी कंडू ऐसे लक्षण क्रिएट होते हैं और हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। ठीक है, कई बार एक और लक्षण बताया है जो कि हम ज़्यादातर पेशेंट हमारे सामने आते हैं जिसमें लिखा है शरीर दौर्गंध्यम। शरीर दुर्गंधी का जो पेशेंट है उसे हम कभी भी रक्तवा स्रोतस दृष्टि के हेतुओं से क्लब नहीं करते, हम कभी भी उसकी वो लिस्ट नहीं बंद करते जिनके कारण उससे शरीर दुर्गंध बढ़ सकती है। पेशेंट को हम शरीर दुर्गंध का जैसे ही पेशेंट आता है हम स्वेदवा स्रोतस में जाते हैं और स्वेदवा स्रोतस की चिकित्सा के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वेद व स्रोतस के पहले स्वेद जो शरीर दुर्गंध उसे क्रिएट हो रही है वो कहीं पित्त की दृष्टि के कारण तो नहीं हो रही, और पित्त की उस दृष्टि में उसकी डाइट हिस्ट्री में विदाही अन्न पानी स्निग्ध उष्ण द्रव इन चीज़ों का इंटेक कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या फिर कहीं वो बाहर जो आतप में काम करने का कारण तो नहीं है, अनल में काम करने का कारण तो नहीं है। तो इन हेतुओं को पहले किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है उसको आप अच्छे से सोचें और उस मॉडिफिकेशन के बाद आप स्वेद व स्रोतस में उसे क्लब करें। नेगेटिव प्रॉब्लम आती, कई बार स्वर क्षय का एक प्रॉब्लम है, पेशेंट आता है कि सर आवाज़ जो है ना प्रॉपर नहीं आती और बहुत ज़्यादा हीन हो गई है, बहुत तेज़ी से जो थ्रो था उसमें कमी आ गई है, तो हम कभी रक्तवा स्रोतस में उसे नहीं सोचते, लेकिन हमें रक्तवा स्रोतस दृष्टि के हेतुओं को और उदान वायु के काल में उसे अगर हम चिकित्सा देंगे तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उदान वायु का कर्म है वाक प्रवृत्ति प्रयत्नोजब बलवर्ण स्मृति क्रिया। तो वाक की दृष्टि में उदान काल में चिकित्सा दें और साथ ही साथ में रक्तवा स्रोतस को भी कंसिडरेशन में लें, क्योंकि अगर रक्तवा स्रोतस में स्वरक्षय लक्षण है तो डेफिनेटली स्वरक्षय इन हेतुओं के कुछ ना कुछ लेने से हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने अभी लक्षणों को देखा, अब हम चिकित्सा के बारे में वापस जाएंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में जब हम पहुंचे तो वहां लिखा है कि विधि शोणित के हिसाब से ही चिकित्सा करें। विधि शोणित में जब हम चिकित्सा में पहुंचे तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 श्लोक नंबर 18 बड़ा आसानी से लिखा है, कुर्याद शोणित रोगेशु
रक्त पित्त हरि क्रियाम। हमने जो रक्त पित्त की जो चिकित्सा देखी थी इसी श्रृंखला में, उसमें हमने 3 विभाजन किए थे, शोधन, शमन और आहारीय। शोधन में भी हमने ये देखा था रक्त पित्त की चिकित्सा में कि वहां पर विरेचन मूल रूप से आया है, लेकिन विपरीत मार्ग से लिए। ऊर्ध्व रक्त पित्त अगर है तो उसमें विरेचन उपयोगी है, अधोग रक्त पित्त है तो उसमें वमन उपयोगी है, तिर्यक रक्त पित्त है तो वहां पर यापन बस्तियों का प्रयोग करें। साथ ही साथ जब हमने शमन देखा तो वहां पर तर्पण मूल रूप से उसकी चिकित्सा आई। शीतल द्रव्यों का बहुत ज्यादा सेवन करने के लिए आया। शीतल द्रव्यों में भी हमने ये देखा कि शीतल द्रव्यों की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी, तो हम चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में गए, हमने शीतल द्रव्यों की एक लिस्ट निकाली। बड़े आसानी से जब हमने कॉमनली देखा तो वासा, मुनक्का और नीलकमल हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली मिले। इन चीज़ों का बहुत इंटेक जो डे टू डे लाइफ में भी हमारे पास में थे, इनको लेने से हमें रक्त पित्त में अत्यधिक लाभ हुआ। फिर हमने उसका डाइटरी शेड्यूल देखा जिसमें कि फिर से तर्पण करना, सत्तू का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आया। वहाँ पर ऐसे द्रव्य जो कि तर्पण दे रहे हैं जैसे खरजूर आदि मंत्र, इनका इस्तेमाल करना, खजूर के इस्तेमाल करना, फालसा का इस्तेमाल करना, मुनक्का का इस्तेमाल करना, ये आहारी डाइट में बहुत ज़्यादा आया। रक्त पित्त हरिक्रियाम ये ट्रीटमेंट मॉड्यूल में फिर से रिपीट किया है विधि शोणित अध्याय में। चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 में रक्त पित्त की मूल चिकित्सा को विधि शोणित के विकार, मतलब कि रक्त के जितने विकार हैं उनमें फिर से यूटिलाइज करने के लिए कहा। लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने कहा विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। विरेक का इस्तेमाल करें, मतलब विरेचन की प्रक्रिया करें। विरेचन की प्रक्रिया में फिर से आप देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के विरेचन लें, तो यहाँ आपको मिलेगा कि मृदु विरेचनों से लेकर सुख विरेचन का इस्तेमाल करें। अमलतास का बहुत ज़्यादा यूज़ करें दूध के साथ, मुनक्के का बहुत ज़्यादा यूज़ करें और सुख विरेचन के लिए त्रिवृत का यूज़ करें। इससे ज़्यादा हैवी विरेचनों को रक्त व स्रोत दृष्टि में नहीं यूज़ करना। जब कफ का संबंध होगा तब वहां पर दंती द्रवंती जैसे द्रव्यों को आप इस्तेमाल करें। फिर लिखा है उपवास समचा। अब फिर से उपवास का रेफरेंस आया। फिर से हम लंघन के अध्याय में गए, चरक सूत्र स्थान 22। उपवास की प्रक्रिया को बड़े आसानी से बताया है। यहाँ पर शुद्धा लंघन के बारे में बोला गया है। कम मात्रा में दें क्योंकि अजीर्ण जन्य जो रक्त व स्रोत दृष्टि हो रही है उनमें आपको उपवास को मूल चिकित्सा के रूप में लेना पड़ेगा। आगे लिखा है श्रावणम शोणितस्य च। यहाँ पर रेफरेंस आया रक्त मोक्षण का इन चरक संहिता चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 विधि शोणित अध्याय श्रावणम शोणितस्य च। किस तरीके से आप शोणित का श्रावण करें उसमें बताया गया है। कितनी मात्रा आपको यूज करना है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 श्लोक नंबर 19 में। शारीरिक बल और मनोबल दोनों हमेशा लिखते हैं आचार्य चरक। कभी भी आप एक बल के अनुमान से कभी भी इसे कंसीडर में ना लाएं। कई बार बल जो है शारीरिक रूप से पेशेंट बहुत बलवान दिखता है लेकिन मानसिक रूप से वो अत्यधिक भीरू रहता है। उन अवस्थाओं में ध्यान से कौन सा आपको रक्त मोक्षण करना है, कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करनी है आप देखें। कई बार बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा दिखने वाला पेशेंट भीरू रहता है तो उसमें आप सिरा मोक्षण ना लेके जलौका उच्चारण करवाएं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जलौका उच्चारण का इंडिकेशन है कि आपको भीरू अवस्था में और सुकुमारों में उसको यूज़ करना है। लेकिन कई बार हट्टा कट्टा दिखने वाला पेशेंट मानसिक रूप से उसकी सशक्तिकरण नहीं रहता और वो बहुत ज़्यादा भीरू रहता है, मतलब डरपोक रहता है, कई बार डर जाता है रक्त देख के, तो उसमें वैसोवेगल शॉक की सिचुएशन ना क्रिएट हो। इसीलिए अच्छे से आप रक्त मोक्षण में ध्यान रखें कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है। उससे पहले इंक्वायर करें कि आप क्या रक्त खून देखने से कहीं आप कभी बेहोश हुए हैं या फिर खून देख पाते हैं, तो ये चीज़ों का भी अच्छे से आप ध्यान रखें। उसके बाद इसी अध्याय में बहुत अच्छे से उन्होंने शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में बताया है और साथ ही साथ ये भी चर्चा करी है कि जब आप रक्त मोक्षण कर चुके हों तो उसका डाइटरी रेजिम क्या बनाना चाहिए। तब उसमें चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 श्लोक नंबर 23 में ही उन्होंने बताया नाति उष्णम लघु दीपनीय रक्त अपनीते हितम अन्नपानम, मतलब कि ऐसा हितकारी अन्न दें जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। ना अति उष्णम, बहुत ज़्यादा उष्ण ना ही हो क्योंकि फिर से हेतु बन जाएगा। ना अति शीतम, ये भी अच्छे से समझें कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। साथ में क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं जैसे रक्त मोक्षण रक्त हुआ है तो आइस वाटर दे दें, ठंडा दूध दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नाति उष्णम नाति स्निग्धम, नाति उष्णम नाति शीतम, दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यूज़ करना चाहिए।
साथ ही साथ दीपनी द्रव्यों का इस्तेमाल करें। मैंने कल भी आपको कहा था दीपनी महाकषाय बड़ा आसान द्रव्य है। पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी और अजमोदा का इस्तेमाल करें। वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं क्रिएट करेगा। जब आप रक्तमोक्षण करा चुके होंगे तब रक्त अपनीते, जब आपने रक्तमोक्षण करा चुके हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए जब ऐसी चीज़ों का नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि उसके लिए अहितकारी हो जाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करने वाली या उष्ण चीज़ों का या बहुत ज़्यादा शीत क्रिएट करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। साथ ही साथ लघु चीज़ों का इस्तेमाल करें, हल्का जो जल्दी से आसानी से पच जाती हैं। उसके लिए अचानक आप उसमें फिर से जाएं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 मात्राशिति अध्याय में गुरु और लघु ऐसे आहार द्रव्यों की लिस्ट है, जिसमें यवागु का, यूष का सेवन बहुत ज़्यादा आता है। उसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर दीपनी द्रव्यों में मैंने आपको बताया कि पंचकोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। इस तरीके से आपको विधि शोणित अध्याय में बताई हुई प्रक्रिया, जो कि शोणित व स्रोतस में काम कर है। पहला है आपका रक्त विरेचन करवाना, दूसरा है उसका उपवास देना, तीसरा है आपको शोणित रक्त शोणित मतलब कि शोणित को निकालना, यानी कि रक्त मोक्षण कराना। रक्त मोक्षण कराने की प्रक्रियाओं में भी बहुत सारे अन्य अन्य प्रक्रिया होती हैं, जिसमें मनोबल देखकर और शारीर बल देख के आपको सिलेक्ट करनी है। शारीर बल देखने में भी आपको ये देखना है कि रक्त सिरा मोक्षण कराने के लिए योग्य है, अलाबु के योग्य है, श्रृंग के योग्य है या फिर जलौका उच्चरण के योग्य है। इन अवस्थाओं को देखकर भी आप देखें, या फिर अगर बहुत कम स्थान पे या छोटे स्थान पे उसे रक्तवस्वतो दृष्टि हुई है तो कई बार प्रच्छान से भी लाभ होता है। अगर आप उसको शिरशूल हो रहा है तो जलौका उच्चरण से भी लाभ होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू सिलेक्ट, बट हमारा कोई भी चिकित्सा उपक्रम वैलिडेट हो, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार हम जो आयुर्वेद सीखते हैं वो देखते हैं कि सिर दर्द में रक्तमोक्षण किया गया, लेकिन हम डाइटरी हिस्ट्री ना लिए बिना अगर देखें तो हर बार हर एक शिरशूल में अगर हमने रक्तमोक्षण किया तो हर बार लाभ नहीं होता। वो क्यों लाभ नहीं होता, इसी का वैलिडेशन हमें संहिता से देखना चाहिए। उसके हेतु क्या उसके लक्षणों से मैच कर रहे हैं। अगर हेतु लक्षणों से मैच नहीं करते होते हैं तो वो डेफिनेटली रॉन्ग होता है। इन चीज़ों को जब हम बार बार अवॉइड करते हैं, उसी कारण से जो हमारी पैथी है उसमें एक डिस्ग्रेस मिलता है लोगों को। क्योंकि लोग सीखते हैं कि रक्तमोक्षण की हमने एक वर्कशॉप करी, रक्तमोक्षण हमने सीख गए कि हर कंडीशन में देना चाहिए, उसमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए ये हम हमेशा अवॉइड करते हैं। कौन कौन सी अवस्था में रक्तमोक्षण देना है, उसके शुद्ध रक्त के क्या लक्षण आते हैं, इनको जब तक हम नहीं देखते तब तक हम रक्तमोक्षण करते जाते हैं। और ये एक बड़ा कारण होता है कि हमें एक डिस्ग्रेस या अपयश प्राप्ति होती है। तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 श्लोक नंबर 22 में ही शुद्ध रक्त के लक्षण बताए हैं। हम लगातार पढ़ते भी हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं, तप इंद्रियम गोपाभम पद्मलक्तम। तो हमें ये पता चलता है कि ये इस तरीके से एक शुद्ध स्वर्ण की दिखने वाला, लाल कमल जैसा दिखने वाला होता है। हम इस उपमा प्रमाण को इतना ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूटिलाइज नहीं करते। जब जैसे ही आप ब्लड लेटिंग करते हैं और जब वो ब्लड बाहर आता है, अगर उसमें शुद्ध रक्त के लक्षण हैं तो हमें शुद्ध रक्त का मोक्षण नहीं करना है। अगर अशुद्ध रक्त के लक्षण हैं तभी आप उसका मोक्षण करिए, उसे कंटिन्यू करिए। अगर उसमें वात के मिक्स लक्षण हैं तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें अरुण और कृष्णाभम कॉम्बिनेशन मिला है, या फिर वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, एक ईंट की तरह रक्त बाहर आ रहा है, या फिर उसमें कृष्णता बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो वात से मिक्स हो गया है। अगर उसमें ग्रथिता बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो कफ से मिक्स हो गया है। तो ये तो दुष्ट है, इसे हमें करना ही है। लेकिन जब आपको शुद्ध रक्त के लक्षण मिल रहे हों और उसके बाद पेशेंट और ज़्यादा वीक फील कर रहा हो, तो आप ये अच्छे समझिए कि आप शुद्ध रक्त का अवसेचन कर रहे थे, रक्तमोक्षण करते टाइम आपने ये गलती करी, और उन गलतियों के कारण भी आप अन्य व्याधियां या वात प्रकोप के कई व्याधियां क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से गलत तरीके से किए गए पंचकर्म के कारण आप उसे वातशोणित यानी वात रक्त में गंभीर रूप से दृष्टि कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए रक्त व स्रोतस की चिकित्सा करें। सादर धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सभी लोगों से यही आह्वान करें, सभी लोगों को यही बोलें कि अपने घर में रहें और आयुर्वेद के नियमों का पालन करें। सादर धन्यवाद।